नमस्कार मित्रों, मैं हेमा शर्मा आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संस्कृत बाय हेमा मैम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिंदास होकर तैयारी कर रहे होंगे। तो दो पंक्तियां आपके लिए कि जिंदगी में कुछ पाना है तो खुद पर एतबार रखना। जिंदगी में कुछ पाना है तो खुद पर एतबार रखना। सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना। सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना। कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें। कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें। बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना। तो देखिए, हमेशा अपने आप को तैयार रखना आगे बढ़ने के लिए। कामयाबी जो आपकी मंजिल है एक ना एक दिन ज़रूर आपको मिलेगी। तो इसी तरीके से बस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। तो आज का जो टॉपिक होगा, जो सेशन होगा, वो होगा आपका व्यंजन का। देखिए, वर्ड विचार हम लोग पढ़ रहे थे। वर्ड विचार का आज सेकेंड पार्ट आप देखेंगे और उसमें भी आप देखेंगे व्यंजन को। व्यंजन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सेंट्रल टेट हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी, कोई भी संस्कृत का जो भी एग्जाम्स होते हैं सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन को। चलते हैं व्यंजन की तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे व्यंजन को, देखेंगे हल या व्यंजन। हल या व्यंजन। देखेंगे कि इसके भेद कितने होते हैं। हम लोगों ने देख लिया था। यहाँ पर डेफिनीशन भी देख लेते हैं कि डेफिनीशन कल मैंने हम पढ़ी थी कि अनवग भवति व्यंजनम। तो यहाँ पर आप थोड़ा और देख लेते हैं। अनवग भवति व्यंजनम। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन जो होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, उन्हें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। वो अकेले नहीं चलते हैं और ना ही अकेले अच्छे से लिखे जा सकते हैं, ना ही बोले जा सकते, ना ही पढ़े जा सकते। तो इसीलिए उनको किसकी आवश्यकता होती है? स्वरों की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे व्यंजन होते कितने हैं। तो संस्कृत में व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। इसके बाद आप देखेंगे कि व्यंजन के भेद जो हैं वो कितने होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कुल भेद की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुल भेद कितने होते हैं? 4। और अगर मूल भेद की बात की जाए, मूल भेद कितने होते हैं? वो होते हैं 3। जब ऐसे ही पूछ लिया जाए कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं तो आप क्या बताओगे? 4। और पूछा जाए कि मूल भेद कितने होते हैं तो क्या बताओगे? 3 होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वो जो भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ लिया था और उसको डिटेल में आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मूल भेद जो भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला कौन सा है, पहला भेद कौन सा है। तो आप देखेंगे स्पर्श। दूसरा, स्पर्श में भी आप देख लेते हैं। दूसरा देखेंगे, दूसरा कौन सा है? अंतस्थ। तीसरा आप देखेंगे कौन सा है? ऊष्म। और चौथा आप देखेंगे, चौथा आप देखेंगे तो संयुक्त या संयुक्त को ही क्या कहते हैं? मिश्रित भी कहते हैं। मिश्रित, संयुक्त या फिर मिश्रित। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि इसमें सूत्र होते हैं। कभी कभी क्या इसमें सूत्र भी ये पूछ लिए जाते हैं। तो इसका आप देखेंगे कि सूत्र आप देखेंगे कौन सा स्पर्श व्यंजन का सूत्र कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कादियो मौसाना स्पर्शा। कादियो मौसाना स्पर्शा, ये आपने देखा कि ये क्या हो गया? ये सूत्र हो गया। अब थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, इसको भी तोड़ के देख लेते हैं, इसका भी पोस्टमार्टम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको हम तोड़ रहे हैं। ठीक है। इसमें से देखिए का को मैंने अलग कर दिया, इसमें से आ जो है वो अलग हो जाएगा। आ को मैंने अलग कर दिया। एक ये आ और ये आ मिलाकर क्या बन गया? बड़ा आ। और यहाँ से देखिए दा के बाद में यहाँ आया तो आप यहाँ पर आप या क्या बन जाती है? ई बन जाती है। और ओ की मात्रा क्या बन जाएगी? विसर्ग बन जाएगी। तो का, और फिर यहाँ से मैंने कादियों को हमने तोड़ दिया। यहाँ से आप और भी तोड़ देंगे, माँ को अलग कर देंगे, एक शब्द बनकर आएगा अवसान।
औशाना, और क्या हो जाएगा स्पर्शा, औशाना स्पर्शा। यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि का से प्रारंभ होता है। स्पर्श किसे कहते हैं, का से प्रारंभ या फिर आरंभ होता है, आरंभ हो, और माँ से अवसान का मतलब होता है अंत। अवसान का मतलब क्या होता है, अंत। का से प्रारंभ हो, का से आरंभ हो और माँ से अंत हो, उसे क्या कहते हैं, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये सूत्र बता रहा है, ये सूत्र कह रहा है कि जो का से प्रारंभ होता है और माँ से अंत होता है उसे क्या कहते हैं, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और कभी कभी ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि कादियो मावसाना डॉट डॉट डॉट, आप बताइए क्या भरा जाएगा। तो कादियो मावसाना अगर आपको आता है तो क्या बन जाएगा, कादियो मावसाना स्पर्शा। अब यहाँ पर आप देखेंगे का से लेकर माँ तक कौन कौन से जो व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था एक सूत्र को चोटो तोपो एते उदता, ये सूत्र पढ़ा था ना, ये पाणिनि ने सूत्र बताया को चोटो तोपो एते उदता। तो यहीं पर देखिए कु का मतलब क्या होता है, कु का मतलब होता है का, ख, ग, घ और अंगा, इन सभी को शुद्ध बना देना है। चू का मतलब यहाँ पर देखेंगे, चू का मतलब क्या होता है, चा, छ, ज, झ और या, इन सभी को भी क्या बना देते हैं, शुद्ध व्यंजन। इसके बाद आप देखेंगे कि टू, टू का मतलब क्या हो जाएगा, टा, ठ, ड, ढ, ढ़, इन सभी को भी क्या बना देंगे, शुद्ध व्यंजन। इसके बाद देखेंगे तू, तू का मतलब हो जाएगा ता, थ, द, ध और न, इन सभी को शुद्ध बना देना है। इसके बाद आएगा पू, पू का मतलब हो जाएगा पा, फा, बा, भा और मा, सभी को क्या कर देना है, शुद्ध बना देना है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें ये जितने भी व्यंजन आपने देखे हैं ये कितने हैं, काउंट करके आप देख लीजिए कि हैं कितने। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये देखिए प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ड आपको दिखे, 5 5 5 5 पंच 5 मल्टीप्लाई कर दो, पचम 25, यहाँ पर कितने वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 25। पूछा जाए कि बताइए स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर इसके लिए भी कोई ना कोई एक सूत्र है, इसके लिए देखेंगे कौन सा सूत्र है, यहाँ पर आप देखेंगे इसके लिए है अड़ो अंतस्था, यड़ो अंतस्था। ठीक है, इसके लिए सूत्र कौन सा है, यड़ो अंतस्था। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यड़ो खुद ही, इसमें यड़ो में ये यड़ हमें क्या बता रहा है, यड़ प्रत्याहार बता रहा है और कह रहा है कि जो यड़ प्रत्याहार होता है वो अंतस्थ व्यंजन होता है। जो यड़ प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड होते हैं, तो यड़ प्रत्याहार में अंतस्थ व्यंजन होते हैं। आप देखेंगे, देखिए यड़ प्रत्याहार निकल आया, यड़ प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड होते हैं, य, व, र और ला। यहाँ पर आपने देख लिया कि ये निकल कर आ गए, शुद्ध व्यंजन बना दिया। इनकी संख्या कितनी हो गई, इनकी संख्या हो गई है 4। कभी कभी यही पूछा जाता है कि बताइए अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। इन्हीं को अर्धस्वर भी कहते हैं। इनको अर्धस्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम इको यड़चि सूत्र में यड़ संधि में जाते हैं तो इक प्रत्याहार यड़ प्रत्याहार में परिवर्तित हो जाता है, तो यहाँ पर इसीलिए वो आधे स्वर होते, स्वर और व्यंजन एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, अर्धस्वर भी कहते हैं। यहाँ पर इसके बाद आप देखेंगे कि उस व्यंजन का भी क्या एक सूत्र होगा, तो उस व्यंजन का क्या सूत्र होगा, सल उष्माड़ा, उष्माड़ा, सल उष्माड़ा, ये सूत्र है। ये व्यंजन उष्म व्यंजन का ये सूत्र है, सल उष्माड़ा। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक कोई एक प्रत्याहार दिख रहा है, कौन सा प्रत्याहार दिख रहा है, सल प्रत्याहार दिख रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा सल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड होते हैं, तो वहाँ पर पूरे के पूरे उष्म व्यंजन होते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर यहाँ से क्या निकल कर आया, एक सल प्रत्याहार निकल कर आया। सल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड होते हैं, स, श, स और हा। यहाँ पर सभी को क्या बना देना है, शुद्ध। ये देखिए तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और हा। अब ये देखेंगे कि इनके कौन कौन कितने हो गए, ये 4 हो गए। कितने हो गए, ये 4 हो गए। इसके बाद आप देखेंगे संयुक्त व्यंजन। हमारे महर्ष सूत्रों में संयुक्त व्यंजनों का कोई भी स्थान नहीं है। छत्रज्ञ 3 होते हैं।
पूछा जाए कि संस्कृत में संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो संस्कृत में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 3 होती है। वो कौन कौन सी होती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे छ, त्र और ज्ञ। थोड़ा सा और इधर लिख देते हैं, कौन कौन सी होती है, 3 होती है, सभी लोग जानते हैं, बचपन से लेकर अभी तक यही सब पढ़ते चले आए, छत्र ज्ञ। आप देखेंगे कि छ छत्री किन वर्णों से मिलकर बनती है, तो यहाँ पर आपने देखो थोड़ा सा बता देते हैं। हम लोगों ने कभी जीवन में बचपन में कभी कखारा पढ़ा होगा, छोटे होंगे, का से के, ख से के, एच ए, इस तरीके से पढ़ा होगा। तो छ छत्री से क्या बनता है, के एस एच ए, ये बनता है ना कखारा के रूप में, के एस एच ए। देखिए के के बाद में कोई वॉवेल आया नहीं आया, इसका मतलब का, के का मतलब का हमारा कैसा होगा, हलंत वाला होगा। कैसा होगा, हलंत वाला होगा। यहाँ देखिए एस एच के बाद में ए है, मतलब इसमें स्वर है, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या बन जाएगा, मूर्धन्य सा। या फिर इसको इसी तरीके से लिख देते, इसको और भी तोड़ के लिख देते हैं, तो यहाँ से स्वर को भी अलग कर दिया, तो यहाँ पर क, स और आ को भी बाहर कर दिया। इसके बाद यहाँ पर अब ककारा में कैसे त्रा को लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं, टी आर ए, ऐसे ही पढ़ते हैं ना, टी आर ए। टी के बाद में कोई वॉवेल आया नहीं आया, इसलिए टा जो है वो क्या हो जाएगा, अधूरा। और देखिए रा के बाद में वॉवेल आया, मतलब स्वर आया, तो यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। ये अगर इसको भी और ज़्यादा तोड़ना हो तो किस तरीके से लिखेंगे, ता प्लस रा प्लस और आ। देखिए स्वर को बाहर कर दिया। इसके बाद आप देखेंगे ज्ञा, ज्ञा को देखेंगे कि पहले क्या बनता है, ये जा बनता है, और फिर क्या बना दो, ऐसे कर दो तो ये ज्ञा बन जाता है। आप देखेंगे थोड़ा पूर्व साइड में आप जाएंगे तो वहाँ पर ज्ञा को ज्या बोला जाता। क्या बोला जाता, ज्या। वो शुद्ध बोलते हैं, ज्या बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या निकल कर आया, जा, तो यहाँ पर जा अधूरा होगा। ठीक है, अब देखिए ज्या, ज्या या ज्ञा बोलेंगे या ज्या बोलेंगे, पीछे या निकलता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या मिला, या मिला। इसके बाद में इसको भी, या को भी तोड़ देंगे, तो यहाँ पर स्वर को भी बाहर निकाल देंगे, तो आ हमारा स्वर बाहर आ गया। तो इस तरीके से ये इस तरीके से निकाले जाते हैं। देखिए सेंट्रल टेट में कई बार पूछा जा चुका कि छा किन वर्णों से मिलकर बना है। यूपी टेट हो, सेंट्रल टेट हो या हिंदी का कोई भी एग्जाम हो, तब भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। संस्कृत में तो पूछा ही जाता, हिंदी में तक भी ये पूछ लिया जाता। तो यहाँ से आपने देखा कि इस तरीके से अगर भूल भी गए तो ककारा को याद करके भी अपना सही कर सकते हो, ना तो भूलने की आवश्यकता नहीं है, और इतना पढ़ते हो तो भूल कैसे सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम और अच्छे से समझा देते हैं। देखिए ये स्पर्श व्यंजन को स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, ये कहीं ना कहीं इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख के पार्ट एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, मतलब टच करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब आप देखेंगे कैसे ये स्पर्श हो गए। हमने देखो यहाँ से का वर्ग को पढ़ेंगे, जैसे ही का वर्ग को पढ़ेंगे तो जो हमारा कंठ है, जो हमारा स्वर निकलेगा, वो कंठ को स्पर्श करते हुए बाहर ध्वनि आएगी। जो प्राण वायु है वो कैसे आएगी, कंठ को स्पर्श करते हुए बाहर आएगी। देखिए वाइब्रेट भी होगा, आप बोल कर देख लीजिए, क ख ग घ अंग, तो ये देखिए बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्पर्श कहते हैं। अब देखिए चा वर्ग, देखिए वैज्ञानिक पद्धति है, पाणिनि जी की ये वैज्ञानिक पद्धति है। चा वर्ग को जैसे ही बोलते हैं तो चा वर्ग में क्या होता है कि हमारी जिह्वा तालु को टच करती है। किसको टच करेगी, तालु को टच करेगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे तालु में भी कौन वाला भाग, तालु के जिह्वा का जो बीच का पार्ट होता है वो तालु को टच करता है। आप खुद बोल कर देखिए, जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो खुद प्रैक्टिकल करके देखेंगे, आप खुद बोल कर देखिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे च छ ज झ या, देखिए जिह्वा का बीच वाला पार्ट ही तालु को टच करता है। इसके बाद आप देखेंगे, इसीलिए इसको स्पर्श कहते हैं। टा वर्ग, टा वर्ग को जब बोलेंगे, टा वर्ग को बोलेंगे तो टा वर्ग को जब बोलेंगे तो हमारी जिह्वा दांत के पीछे वाले भाग को टच करेगी, जिसे हम मसूड़े कहते हैं, उसको टच करेगी, उसको मूर्धा कहेंगे। तो वो और थोड़ी सी हल्की सी फोल्ड भी हो जाएगी। तो बोल कर देखिए, ट ठ ड ढ ड़, बताइए, जहां मैंने बताया वहीं पर जिह्वा ने टच किया, इसलिए ये स्पर्श है। इसके बाद आप देखेंगे ता,
ता वर्ग को आप देखेंगे कि हमारी जिह्वा किसको टच करेगी, दांतों को टच करेगी। बोलकर देखिए सबसे ज्यादा किस वाले दांत को टच करती है, ऊपर वाले दांत को टच करती है। यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन 2022 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि जब हमारी जिह्वा ऊपर वाले दांतों को टच करती है तो उसका उच्चारण कहाँ से होता है। अरे सीधी सी बात, उसी में आंसर छिपा हुआ था कि अरे दांतों को टच कर रही ना, ऊपर वाले या नीचे वाले, तो दंतस्थ हो जाएगा, दांतों से ही उच्चारण हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे त, बोलकर देखिए आप लोग खुद बोलकर देखिए, त थ द ध न। देखिए सबसे ज्यादा कहाँ टच किया, ऊपर वाले दांतों को जिह्वा ने टच किया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। फिर इसके बाद में आता है पा। पा देखिए बिना ओष्ठ की सहायता से आप पा वर्ग पूरा नहीं बोल पाओगे। पा, फा, ब, भ, म। देखिए पूरे पूरे ब्लड रिलेशन इसी में छिपे हुए हैं। देखिए पा, बिना, अगर आप पापा कहेंगे बिना ओष्ठ की सहायता से आप पापा भी नहीं बोल पाएंगे। फा, फू, फा, अगर बुआ जी आई हैं, फूफा जी आए हैं और तो अगर उन्हें आप बुलाना चाहोगे ना फूफा, ओष्ठ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी तो फूफा जी नहीं बोल पाओगे। बुआ, बुआ, देखिए बुआ बिना ओष्ठ की सहायता से नहीं बोल पाओ। भाभी, भैया, मामा, मामी, सब ये ओष्ठ की हेल्प से ही ये बोल सकते हो ना, तो बिना इसकी हेल्प से आप इन वर्डों को नहीं बोल सकते हो। देखिए स्पर्श हुआ, ओष्ठ से स्पर्श हुआ और जो मुख के जिह्वा है उसने मुख के पार्ट को स्पर्श किया, इसलिए इन पूरे 25 वर्णों को किस नाम से जानते हैं, 25 व्यंजन को किस नाम से जानते हैं, स्पर्श के नाम से जानते हैं। ये सूत्र जरूर याद कर लेना, कादियो मौसाना स्पर्शा। अब आते हैं हम लोग अंतस्थ व्यंजन में। इनकी कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए स्पर्श वर्ग कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो 25 होते हैं। अब यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन को आप देखेंगे, अंतस्थ व्यंजन को अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं, यड़ो अंतस्था, और कौन सा प्रत्याहार निकल कर आए, यड़ प्रत्याहार। देखिए इनका उच्चारण करते समय जो हमारी प्राणवायु जो ध्वनि है वो अंदर से उच्चारित होती है। कहाँ से उच्चारित होती है, अंदर से उच्चारित होती है। आप बोल कर देखिए, जैसे मैं बोलूं वैसे ही बोलना, ठीक है। जैसे य, व, र, ल, देखिए अंदर से उच्चारित हुए। फिर से बोलकर देखिए, य, व, र, ल। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसके बाद इनकी वर्णों की संख्या कितनी है, 4 है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अंतस्थ व्यंजन अगर पूछ लिया जाए कि महर्षि सूत्रों में अंतस्थ व्यंजन कितने सूत्र से मिलकर बनता है, तो 2 सूत्र से मिलकर बनता है, 5वें नंबर सूत्र और 6वें नंबर के सूत्र से। यहाँ पर आप देखेंगे कि उष्ण व्यंजन के लिए सूत्र कौन सा हो जाएगा, सल उष्माड़ा। क्या हो जाएगा, सल उष्माड़ा। सल प्रत्याहार जो है वो उष्ण व्यंजन के अंतर्गत आएगा, तो मैंने सल प्रत्याहार को रख दिया। उष्ण व्यंजन देखिए स, ये देखिए ये तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा, ये क्रम है इसका, यही सही क्रम है। कभी कभी ये सही क्रम लिखने के लिए सही क्रम पूछ देता है कि बताइए तीनों सा का सही क्रम क्या होगा, पहले तालव्य, फिर मूर्धा, फिर दंती। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसका उच्चारण करते समय जो हमारी प्राण वायु है वो घर्षण करते हुए बाहर आती है, और जब वो बाहर आती है तो जो प्राण वायु है वो गर्म हो जाती है, इसीलिए इसको ऊष्म कहते हैं। ऊष्मा मीन्स भी क्या होती है, गर्मी, इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में रखा गया। बोलकर आप देखेंगे, देखिए आप इस वाले यहाँ पर थोड़ा कम लगता है, आप ऊपर वाली त्वचा जो है ना इस पे आप करके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लगता है, आप ऐसे ही करके देख लीजिए। श, 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 ह, जो हमारी प्राण वायु है वो बहुत ज़्यादा गति के साथ में निकलती है और गर्म निकलती है। आप का वर्ग को बोलो, क, ख, ग, घ, इतनी तेज नहीं निकलेगी जितनी तेज इन वर्णों का उच्चारण करते समय निकलती है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इसीलिए इनको ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में रखा गया। और यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया कि संयुक्त व्यंजन हमारे महर्षि सूत्र में नहीं रखे हुए हैं, जबरदस्ती बना लिए गए। पाणिनि जी ने कहा जब मैंने आपको स्वर दे दिया, जब मैंने आपको व्यंजन दे दिए तो जल्दी से आप अपना बना लीजिए। और मूल रूप से अगर संयुक्त व्यंजन की बात की जाए कि मूल रूप से संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, संस्कृत में 3 होते हैं और हिंदी में 4 होते हैं, ठीक है, अपना ये क्लियर रखना। अब बन तो बहुत ज़्यादा बन सकते हैं, लेकिन मूल रूप से जो हैं वो सिर्फ 3 ही माने गए हैं। अब देखो यहाँ से आपने इतना देख लिया, अब थोड़ा सा क्वेश्चन भी देख लेते हैं
देखिए कुल कैसे, मैंने कहा कि कुल भेद कैसे, यहाँ पर आप देखेंगे कि महसू सूत्रों में सूत्र नंबर 7 से लेकर 12 तक, सूत्र नंबर 7 से लेकर 12 तक महसू सूत्र के स्पर्श व्यंजन रखे हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 और 6 नंबर में, सूत्र नंबर 5 और 6 में क्या रखे हुए हैं, अंतस्थ व्यंजन। यहाँ पर आप देखेंगे सूत्र नंबर 13 और 14 में, 13 और 14 में क्या रखे हुए हैं, उष्ण व्यंजन। और ये इसीलिए इनका वर्णन महसू सूत्रों में है, पर इनका वर्णन महसू सूत्रों में नहीं है। इसलिए मूल भेद कितने हो गए, 3, और कुल भेद की बात करें तो संयुक्त व्यंजन भी उसमें शामिल हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा देख लो, इतना तो मैंने समझा दिया, आप अच्छे से नोट्स बना के पढ़ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, और खुद भी जब मर्जी हो तो रिवीजन कर सकते हो। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम रफ करके ये क्वेश्चन बता दें कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। यहाँ पर पूछ लिया जाए कि बताइए इसमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है, तो आप बताएंगे कि इसमें से स्पर्श व्यंजन कौन सा है, तो छा इसमें क्या है, स्पर्श व्यंजन। यहाँ पर पूछा जाए कि बताइए इसमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, तो आप देखेंगे छा छत्री यहाँ पर संयुक्त व्यंजन है। इसमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, तो यह हमारा अंतस्थ व्यंजन है। इसमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है, तो आप देखेंगे कि हाँ इसमें ऊष्म व्यंजन है। तो ये थे, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हर तरीके से आप प्रिपेयर रहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा फिरा कर पूछा जाए, आपका आंसर बिल्कुल सही सटीक लगेगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, आपने सिर्फ रट्टा मारा है तो गलत भी हो सकता है। तो रट्टा नहीं मारना है, समझ के पढ़ना है। जब समझ के पढ़ोगे तब कुछ अच्छा कर पाओगे, रटने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही तरीके अब स्टैंडर्ड तरीके से प्रश्न बनने लगे हैं, तो आप उसी तरीके से आप पढ़ाई भी करेंगे तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो क्लास आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, और क्लास को बहुत ही अच्छे से देखिए और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बिना सब्सक्राइब किए आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्लास प्रत्येक दिन आपको इसी तरीके से बढ़िया बढ़िया क्लास आपको मिलती रहेगी। और भी अच्छे टॉपिक हैं जहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, खासकर ये सेंट्रल टेट के लिए है, क्योंकि सेंट्रल टेट में यहाँ से क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास होकर तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय संस्कृत।